हेलो एवरीवन, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। अपने वादे के मुताबिक एक बार फिर से मैं आपके सामने अपनी एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज के अपनी इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ किन्स का, जिसको किन्सियन फंडामेंटल इक्वेशन भी कहा जाता है, जिसकी चर्चा किन्स ने अपनी प्रसिद्ध बुक और ट्रीटाइज ऑन मनी जो 1930 में पब्लिश हुआ था उसमें उन्होंने अपनी ये बात रखी। किन्स ने यह बताने की कोशिश करी कि फिशर और कैम्ब्रिज के द्वारा जो क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी दिया गया था, जिसमें यह माना गया कि कीमतों का निर्धारण मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से होता है, इस बारे में इन्होंने इसकी आलोचना की। इन्होंने ये कहा कि कीमतों का निर्धारण स्पेशली लेबर फोर्सेस एंड सेकेंड वन इज द परचेजिंग पावर। एक को उन्होंने श्रम शक्ति कहा, दूसरे को उन्होंने क्रय शक्ति कहा। उन्होंने माना कि लेबर फोर्सेस बेसिकली इट विल डिसाइडेड द प्रोडक्शन कास्ट एंड प्रोडक्शन कास्ट फर्दर गोइंग टू बी डिसाइडेड द प्राइस लेवल। इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि जो श्रम शक्ति है, श्रम शक्ति सबसे पहले उत्पादन लागत निर्धारित करता है और उत्पादन लागत बाद में जाकर के कीमतों को निर्धारित करता है। दूसरे में परचेजिंग पावर के थ्रू उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि परचेजिंग पावर बेसिकली डिसाइडेड द कंज्यूमर वांट एंड कंज्यूमर वांट फर्दर डिसाइडेड द डिमांड फॉर द कंज्यूमर एंड that further going to decided the price level। इन्होंने ये बताया कि जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति सबसे पहले उपभोक्ता की इच्छा को निर्धारित करती है और उपभोक्ता का इच्छा उपभोक्ता के मांग को निर्धारित करता है और उपभोक्ता का मांग ही जो है आगे जाकर के कीमत स्तर को निर्धारित करता है। तो इस तरह से इन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि मुद्रा की मात्रा कीमतों को निर्धारित नहीं करती है, बल्कि श्रम शक्ति और क्रय शक्ति, इट मीन्स लेबर फोर्सेस एंड परचेजिंग पावर इज द मेन डिटर्मिनेंट फॉर द प्राइस लेवल। आगे इन्होंने तीन कीमत स्तर की बात करी। एक को उन्होंने कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस कहा, जिसको माना इट विल डिसाइडेड अबाउट द परचेजिंग पावर। दूसरे को उन्होंने इन्वेस्टमेंट गुड्स प्राइसेस कहा, दैट विल बी डिसाइडेड अबाउट द दिस लेबर फोर्सेस एंड थर्ड को उन्होंने जनरल प्राइस लेवल कहा। और इन तीनों कीमतों के निर्धारण से संबंधित इन्होंने जो समीकरण दिया उसी समीकरण को हम फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। तो सबसे पहले इनके फंडामेंटल इक्वेशन की चर्चा यदि की जाए तो जो पहला फंडामेंटल इक्वेशन था इट वाज बेसिकली बेस्ड अपॉन द कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस। कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस के बारे में इन्होंने जो फंडामेंटल इक्वेशन दिया उसको हम फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन कहते हैं। इससे पहले कि हम फंडामेंटल इक्वेशन की चर्चा करें, एक चीज़ की चर्चा करनी यहाँ बहुत जरूरी हो जाती है। उन्होंने पूरे सोसाइटी को दो भाग में डिवाइड किया। एक को उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप का, दूसरे को उन्होंने प्रोड्यूसर ग्रुप रहा। कंज्यूमर ग्रुप को उन्होंने ये माना कि कंज्यूमर ग्रुप अपने आय को दो भागों में डिवाइड करता है। एक को या तो कंज्यूम करता है, दूसरे को सेविंग करता है। दूसरे ग्रुप को जिसको उन्होंने जो है प्रोड्यूसर ग्रुप कहा, उसको उन्होंने ये बताया कि वो अपनी आय को क्या करता है, कंज्यूम करता है या तो जो है इन्वेस्टमेंट करता है। और माना जाता है कि एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ टाइम कंज्यूमर ग्रुप की इनकम और प्रोड्यूसर ग्रुप की इनकम दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। एट द पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम C+S इक्वल टू द C+I। आप यदि हम यहाँ से C से C को कैंसिल कर दें तो हमें यहाँ पे जो अगला इक्वेशन मिलता है दैट इज बेसिकली S इक्वल टू I। मतलब हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे बचत जो है निवेश के बराबर होगा। लेकिन किन्स का मानना यह था कि चूंकि बचत करता दूसरा वर्ग है और निवेश करता दूसरा वर्ग है, तो ये दोनों आपस में कभी बराबर नहीं हो सकते। ये बराबर केवल एक शर्त पे होंगे, जबकि प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे कंडीशन किन्स ने रखा। किन्स ने यह कहा कि यस और आई कभी आपस में बराबर नहीं हो सकते। बराबर होने के पीछे कंडीशन यह रहेगा, ये तभी बराबर होंगे जब प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट गुड। लेकिन अक्सर देखा गया कि कंज्यूमर मार्केट्स में किसी कारणवश यदि कंज्यूमर गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है तो उनकी कीमतें जो है बढ़ सकती हैं, जबकि प्रोडक्शन कास्ट में कोई चेंजेस नहीं होता है। तो इस स्थिति को समझाने के लिए उन्होंने फर्स्ट इक्वेशन दिया, दैट वाज बेसिकली डिटर्मिनेशन अबाउट द प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स। इस इक्वेशन की चर्चा करने के लिए, फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन की चर्चा करने के लिए कुछ नोटेशंस हम यूज करेंगे। उस नोटेशंस को पहले हम जो है नोटिफाई कर लें, देन विल गो फर्दर फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन। यदि हम पहले नोटेशंस की बात करें तो इट इज बेसिकली P इज द कंज्यूमर गुड्स प्राइसेस, उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य। दूसरा है हमारे लिए E बेसिकली इट इज द कम्युनिटी इनकम इट इज समुदाय की आय। तीसरा है S इज बेसिकली इट इज द कम्युनिटी सेविंग, समुदाय का बचत। एंड चौथा हमारे लिए होगा O अथवा Y, जिसको हम कहेंगे टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन। अगला हमारे लिए होगा R बेसिकली इट इज द कंज्यूमर गुड्स या द गुड्स दैट यूज इन द प्रोडक्शन, इसको हम हिंदी में कहेंगे। R हमारे लिए या तो उपभोक्ता वस्तु है या वो वस्तु है जो उत्पादन प्रक्रिया में प्रयोग हो रही है। C वुड बी द कैपिटल गुड्स,
पूंजीगत वस्तुएं होंगी। एक और नोटेशन यूज होगा, उसको हम आई डैश कहेंगे, जो हमारे लिए होगा प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। इस तरह से इन सारे नोटेशंस को यूज करके हम जो है फर्स्ट एंड सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन की चर्चा हम करेंगे। तो फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन की शुरुआत हम करते हैं। फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन की शुरुआत के लिए स्पेशली विल स्टार्ट फ्रॉम द, हम कहेंगे कि ओ बेसिकली इट इज द टोटल प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन इज नथिंग बट इक्वल टू द आर प्लस सी। आर यहाँ पे क्या है, आर इज द कंज्यूमर गुड्स एंड सी इज द कैपिटल गुड्स। तो हम कहेंगे वो इक्वल टू आर प्लस सी। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। बट वी नो दैट टोटल एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट इनकम माइनस सेविंग। हम यदि टोटल एक्सपेंडिचर की यदि बात करें, कुल खर्चे की यदि बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि आय में से हम यदि बचत को घटा दें तो हमारे पास जो शेष हिस्सा बचेगा वही हमारे जो टोटल एक्सपेंडिचर को बताएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा इनकम क्या है, ई इज द कम्युनिटी इनकम, यस हमारा क्या है, कम्युनिटी सेविंग। तो हम ई माइनस एस इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर को दर्शाने के लिए स्पेशली हमारा जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स को यदि हम उसके कीमत स्तर से मल्टीप्लाई कर दें तो P इंटू आर विल गिव द टोटल एक्सपेंडिचर। तो नाउ वी कैन राइट लाइक दैट, P इंटू आर इक्वल टू आर ई माइनस एस। दिस इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर अस। देन इसको थोड़ा आइटरेट करते हैं। इस इक्वेशन को यदि आइटरेट करें तो हम क्या कर सकते हैं, P इंटू आर, लेफ्ट हैंड साइड का जो P इंटू आर है एज इट इज रहने देंगे। ई को हम ओ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओ से हम जो है इसको डिवाइड कर देंगे, ओ से मल्टीप्लाई करेंगे, ओ से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे लिए नेक्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, P इंटू आर इक्वल टू ई मल्टीप्लाइड विथ ओ डिवाइड विथ ओ माइनस एस। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा और आइटरेशन करेंगे, P इंटू आर इक्वल टू ई बाई ओ। नाउ यहाँ पे जो नेक्स्ट ओ है, हमने अभी इक्वेशन 1 में क्या रखा था, O इक्वल टू आर प्लस सी। यहाँ ये वैल्यू हम फिल कर देंगे। यदि हम वैल्यू फिल करते हैं तो हमारे पास नया इक्वेशन मिल जाता है, P इंटू आर इक्वल टू ई बाई ओ इन ब्रैकेट आर प्लस सी माइनस एस, आर प्लस सी माइनस एस। यहाँ पे बेसिकली हम आर प्लस सी को यदि हम इस ब्रैकेट को यदि हम ओपन करते हैं तो हमारा अगला लाइन होगा P इंटू आर इक्वल टू ई बाई ओ मल्टीप्लाइड विथ आर प्लस ई बाई ओ मल्टीप्लाइड विथ सी माइनस एस। यहाँ पे हम एक और चेंज करेंगे, ई बाई ओ इंटू सी। ई बाई ओ इंटू सी को हम जो है आई डैश मानेंगे, जो बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स। यहाँ पे एक चीज यूज की गई है, ई बाई ओ। ई क्या है, आपकी समुदाय की आय है, इनकम है, कम्युनिटी इनकम है। दूसरा ओ क्या है, टोटल प्रोडक्शन है। तो कम्युनिटी इनकम को यदि हम इनकम को कुल उत्पादन से यदि भाग देंगे तो पर इकाई उत्पादन का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली ई बाई ओ इज द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को शो कर रहा है। तो पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट को यदि हम सी से मल्टीप्लाई, कैपिटल गुड्स से मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द कैपिटल गुड्स हमें मिल जाएगा। यदि हम इसको चेंज करते हैं तो हमारा जो अगला लाइन होगा वो होगा P इंटू आर इक्वल टू ई बाई ओ मल्टीप्लाइड विथ आर प्लस आई डैश माइनस एस, आई डैश माइनस एस। अब हम यदि लेफ्ट हैंड साइड से आर को यदि हम राइट हैंड साइड यदि हम भेज रहे हैं तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ई बाई ओ आर बाई आर प्लस आई डैश माइनस एस। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा, जो फाइनल इक्वेशन बचेगा वो होगा P इक्वल टू ई बाई ओ प्लस आई डैश माइनस एस बाई आर। अब यहाँ एक चीज जानने वाली बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, इसी को हम किन्सियन फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन कह रहे होते हैं। यहाँ पे जो जानने वाली बात है वो ये है कि चूंकि किन्स ने अपनी ये मान्यता, अपना ये एक्सप्लेनेशन दिया, इस आधार पर दिया कि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट की अवस्था में ई बाई ओ बेसिकली इट वुड बी द कांस्टेंट, इट विल नॉट बी गोइंग टू बी चेंज। क्यों? क्योंकि जो समुदाय की आय है और उत्पादन है वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, चूंकि अर्थव्यवस्था में फुल एम्प्लॉयमेंट है। ई बाई ओ बेसिकली कांस्टेंट हो जाएगा। तो परिवर्तन होगा किसमें? तो परिवर्तन जो होगा वो या तो आई डैश में होगा या यस में होगा, आई डैश में होगा या यस में होगा। आपको याद होगा कि हमने बिगिनिंग में आपसे कहा था कि संतुलन की अवस्था में आई इक्वल टू यस होना जरूरी है, आई इक्वल टू यस होना जरूरी है। लेकिन किन्स ये मानते हैं ये दोनों बराबर नहीं हो सकता। दोनों बराबर कब होगा? जब प्राइस ऑफ द कंजम्पशन गुड्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट गुड। जबकि ये होगा ये भी सही नहीं होगा, ये भी कभी बराबर नहीं होगा। इस अवस्था में होगा क्या? हो सकता है आई डैश यस से बड़ा हो
या हो सकता है आई डैश यस से छोटा हो, या हो सकता है आई डैश यस डैश के बराबर हो। तो इन तीनों स्थितियों में बेसिकली हमारा जो प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स है वो कैसे चेंज होगा। तो हम यदि ई बाई ओ को कांस्टेंट मान लें, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यदि जो है आई डैश यस से बड़ा हो, इट मीन्स आई डैश इज ग्रेटर देन एस, एट दैट टाइम आई डैश माइनस एस बाई आर जो है इसका जो है कुछ पॉजिटिव नंबर्स होगा, मीन्स दैट हमारा जो प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज ग्रेटर देन पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। दूसरा कंडीशन, यदि हम आई डैश इक्वल टू एस करते हैं, उस अवस्था में प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड इज इक्वल टू द पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट। देन थर्ड सिचुएशन हो सकता है आई डैश लेस देन एस। आई डैश लेस देन एस की स्थिति में क्या होगा, आई डैश माइनस एस बाई आर का जो वैल्यू होगा वो निगेटिव वैल्यू हो जाएगा। तो एट दैट टाइम हम ये कह सकते हैं कि प्राइस ऑफ द कंज्यूमर गुड्स इज लेस देन पर यूनिट कॉस्ट। बेसिकली पर यूनिट कॉस्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, ई बाई ओ। तो दैट वाज द फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन एक्सप्लेनेशन। वीडियो के लेंथ को ध्यान में रखते हुए आज का अपना वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज हमने फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन को देखा, अगले वीडियो में हम सेकंड फंडामेंटल इक्वेशन को देखेंगे। तब तक के लिए यू टेक केयर योरसेल्फ एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।